सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 12 जीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में हमें बताता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों जो वो इंडिया में होना चाहिए, तभी हमारा ये सेक्शन लगता है। अब इसमें सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन 12(2) जो कि जनरल रूल है, वो हमें ये बताता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन B2B है, मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सर्विस की सप्लाई हम कर रहे हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसको जो हम सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट होगा। जिसको सप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकेशन को हम मान लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। इन केस अगर हम ऐसे बंदे को सप्लाई कर रहे हैं सर्विस जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको हम B2C कहते हैं, मतलब बिज़नेस टू कंज्यूमर। उस केस में जिस बंदे को हम सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, उसका एड्रेस अगर रिकॉर्ड है, तो अगर एड्रेस लिखा हुआ है, बता रखा है, तो रेसिपिएंट की लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लें। इन केस अगर उसका एड्रेस नहीं दे रखा है, तो हम सप्लायर के ही लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सेक्शन 12(3) हमें बताता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिलती है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे एकोमोडेशन इन होटल, बोट, वेसल्स, सारे कुछ इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एप्लीकेबल फॉर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एज वेल एज येट टू बी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। सेक्शन 12(3) उस पर भी लग जाता है जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है और या जो होने वाली है, अभी पूरी हुई नहीं है, हो रही है, उस पर भी सेक्शन 12(3) एप्लीकेबल होता है। अब कुछ सिनेरियो और उसके प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो जहाँ प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है लेकिन हमारा सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट इन इंडिया में है, तो हम जो है सर्विस रेसिपिएंट के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तीसरा कंडीशन आता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एक से ज़्यादा स्टेट में है, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो उस केस में हम कैसे अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई को मानेंगे? तो उस केस में हम इस तरीके से मानेंगे कि नंबर ऑफ़ नाइट स्टे इन ईच प्रॉपर्टी, कि हम हर प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ़ नाइट स्टे काउंट करेंगे। उस रेशियो में हम बताएंगे कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ कहाँ कितना है। जैसे कि हम किसी होटल का मतलब जाते हैं, अब जैसे किसी होटल में दिया 50,000 रुपये हमने बुकिंग के लिए दिया, एक आप मतलब स्टेट 1 में एक है, फिर स्टेट 2 में एक है, स्टेट 3 में एक है, मतलब हमने 3 नाइट का लिया, एक स्टेट 1 में, एक स्टेट 2 में और एक स्टेट 3 में। तो उस तीनों स्टेट में जितने जितने नाइट हमने स्पेंड किए हैं उसके रेशियो के हिसाब से हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं। फिर होता है चौथा आता है सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन 2 और मोर स्टेट, मतलब कि जैसे कि हम समझ लो कि एक कंस्ट्रक्शन बन रहा है, एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रिज जो जब बनता है वो एक स्टेट से ले जाके दूसरे स्टेट तक में मतलब ज्वाइन होता है, तो उस केस में हम कैसे मानेंगे कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो ऐसे में होता है कि हम एरिया मेज़र करते हैं कि बेस्ड ऑन एरिया इन ईच स्टेट, मतलब हर एक स्टेट के एरिया को मेज़र करके हम उसके प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद है कि हाउस बोट वर्सेस लॉजिंग सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि जब हम कहीं शिप से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में बहुत सारे स्टेट आते हैं। अब मतलब कि कहीं भी हम जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत सारे स्टेट को हम क्रॉस करते हैं, तो उस केस में हम कैसे बताएं कि हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ तक गई है, क्या बताएं कि हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से। तो वहाँ पे हम ये बताते हैं कि हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हर एक स्टेट में, मतलब हमारी जो बोट है, हमारी जो शिप है, वो कितना टाइम स्पेंड कर रही है हर एक ईच स्टेट में या यूटी में एज़ पर द सप्लायर डिक्लेरेशन। उसके हिसाब से हम बताते हैं कि कितना टाइम स्पेंड करें। तो मतलब कि ओवरऑल समरी ये है कि अगर हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो उसकी लोकेशन जहाँ प्रॉपर्टी है वहीं मानी जाएगी। अगर आउटसाइड इंडिया है तो सर्विस रेसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर अगर इंडिया में रह रहा है तो सर्विस रेसिपिएंट की लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और तीसरा कंडीशन है कि अगर हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा स्टेट में, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें कैसे काउंट करेंगे? तो नंबर ऑफ़ नाइट स्टे इन ईच प्रॉपर्टी वहाँ पे काउंट करेंगे। अगर हमारी सिंगल प्रॉपर्टी लोकेटेड 2 और मोर स्टेट में, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि एरिया के बेस पे बताएंगे कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर हमारा हाउस बोट वर्सेस लॉजिंग सर्विसेज है तो वहाँ पे हम ये बताएंगे कि हमारा हर एक स्टेट में कितना टाइम स्पेंड किया गया है शिप ने, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अब एक क्लैरिफिकेशन है कि एडवर्टाइजिंग सेक्टर को लेकर के, कि जैसे कि हम
कोई किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग मेट्रो पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं हर जगह पर जो हमारी बिल बोर्ड लगी रहती है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रहता है। तो वहाँ पे 2 केस आता है, एक केस में हमारा 12(3) लगता है और एक केस में हमारा 12(2) लगता है। तो 12(3) हमारा किस केस में लगेगा? 12(3) हमारा इस केस में लगेगा जब ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व सप्लाई, सेल ऑफ स्पेस और राइट टू यूज़ ऑफ स्पेस ऑन होर्डिंग स्ट्रक्चर। मतलब कि हमने अपना एडवर्टाइजिंग खुद बनाया और हमने मतलब कि जैसे मेट्रो है तो मेट्रो पे हम लोगों ने कहा कि हमें ये जगह चाहिए, यहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा, तो हमने प्लेस को परचेज़ किया। तो मतलब कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं, मतलब प्लेस ख़रीद रहे हैं, यहाँ पे स्पेस का सेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं सेल कर रहे हैं, हम जो है वो मेट्रो पे अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, तो वहाँ पे कि स्पेस खरीद रहे हैं, मतलब हमारे हिसाब से कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगना चाहिए वो हम खुद डिसाइड कर रहे हैं। डैट मीन्स कि हम स्पेस को परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 12(2) मतलब सेक्शन 12(3) लगेगा। और सेक्शन 12(2) कब लगता है? सेक्शन 12(2) जो जनरल लॉ होता है वो तब लगेगा जब क्लाइंट वांट टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट ऑन बिलबोर्ड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि हमने किसी को कह दिया कि हमारा ये ऐसे ऐसे ये बनाना है एडवर्टाइजमेंट और अब तुम इसको लगा दो, कहाँ भी लगाना है। बस हमने अपना प्रोसेस बता दिया या हमने अपना वांट बता दिया कि हमें इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट बनवाना है, आप बना दो और इसके हिसाब से हर जगह पर लगा दो। तो यहाँ पे हम जो है वो स्पेस नहीं खरीद रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस, ये नहीं बता रहा है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट यहीं लगना चाहिए, आप बना दो और कहीं भी लगा दो। तो इस केस में जो हमारा सप्लाई होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो माना जाएगा जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट है, जहाँ पे हम लगा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, उस जगह को हम बताएंगे कि अच्छा यहाँ का जो है वो हमारा लोकेशन हो गया। और 12(2)(3) में होता है कि हम खुद बताते हैं कि हमें वो स्पेस पे ही, हमें उस जगह पर्टिकुलर जगह पे लगाना। तो यही 2 डिफरेंस है सेक्शन 12(3) और सेक्शन 12(2) में। सेक्शन 12(3) में ये हमें बताता है कि हम खुद स्पेस बता रहे हैं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हमारी लगनी चाहिए, और 12(2) में हम ये नहीं बताते हैं कि हमें कौन सा स्पेस चाहिए, आप कहीं पे भी लगा दो, बस लगा दो। हमें नहीं डिटरमाइन करना होता है कि स्पेस, मतलब कि हम जगह नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं कि हमारी वांट है, आप कहीं पे भी लगा दो। अब बात आती है हमारी सेक्शन 12(4) की, जो कि रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज के बारे में, जो भी सर्विसेज होती है उसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या होती है कि ये सारे सर्विसेज के टाइप्स होते हैं, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहाँ ये सर्विस एक्चुअली परफॉर्म होगी वही हमारी सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। मतलब कि आप जहाँ खा रहे हो बैठ करके, या कहीं पे अपने पर्सनल ग्रूमिंग करा रहे हो, या फिटनेस है या ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहे हो, जिस सैलून में करा रहे हो आप, उस जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे जहाँ आपकी सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के बारे में क्या है कि अगर हमारा, इस केस में क्या होता है कि हमारा जो सर्विस रेसिपेंट है, अगर हमारा सर्विस रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस रेसिपेंट के लोकेशन को मानेंगे। अगर हमारा सर्विस रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में जो हमारा लोकेशन माना जाएगा वो उस लोकेशन को माना जाएगा जहाँ सर्विस परफॉर्म की जा रही है। ओके, अब आता है हमारा सेक्शन 12(6) एडमिशन टू एन इवेंट एंड अम्यूज़मेंट पार्क। इसमें क्या है कि इस सिनेरियो मतलब इसमें बहुत एक केस है कि एनी एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूज़मेंट पार्क, मतलब कोई भी एडमिशन हम ले रहे हैं टू इवेंट, किसी इवेंट के लिए या किसी अम्यूज़मेंट पार्क में, तो उसमें क्या होगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा कि जहाँ वो इवेंट हेल्ड हो रहा है उसी प्लेस या लोकेशन को हम मान लेते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई है। सेक्शन 12(7) बताता है ऑर्गेनाइजिंग इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। इसमें क्या है कि अगर हमारा सर्विस रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, वही बात है जो ऊपर हम लोगों ने भी पढ़ा कि सर्विस रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसी के लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। अगर हमारा सर्विस रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है और इवेंट जो है वो इंडिया में हेल्ड हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द इवेंट, जहाँ इवेंट हेल्ड हो रहा है उसी को हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। इन केस अगर सर्विस रेसिपेंट नॉट रजिस्टर्ड है और इंडिया में भी नहीं हो रहा है हमारा जो इवेंट है, तो लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपेंट माना जाएगा। जो भी हम लोग ऊपर पढ़े कि आउटसाइड अगर है प्रॉपर्टी तो उस केस में कैसे मानते हैं, तो वहाँ पे भी लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपेंट माना जाता है। तो इस केस में भी होगा कि अगर हमारा इवेंट इंडिया में हेल्ड हो रहा है और सर्विस रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ द इवेंट माना जाएगा। इन केस अगर सर्विस रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है और इवेंट भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो सर्विस रेसिपेंट का जो लोकेशन होगा वो हमारा
प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब आता है सेक्शन 12(8). सेक्शन 12(8) बताता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जिसमें इंक्लूड होता है ईमेल और कोरियर सर्विसेज इंक्लूड होती है इसमें क्या होता है कि सर्विस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, यस, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसी के लोकेशन को मान लिया जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर नहीं है वो रजिस्टर्ड तो क्या करेंगे हम, लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, जिस जगह पर हम उस गुड्स को किसी ट्रांसपोर्टर के हाथ में दे रहे हैं बस वहीं पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर हम पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उस केस में भी मतलब उस चीज़ में भी दो केस बनता है कि अगर हमारा सर्विस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसी के लोकेशन को मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर नहीं है तो वेयर पैसेंजर ज्वाइन द कन्वेंसेस फॉर द कंटिन्यू जर्नी, मतलब कि जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है उसी जर्नी से हम, जैसे कि किसी ने दिल्ली टू मुंबई जर्नी स्टार्ट की है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो दिल्ली मानी जाएगी। ओके, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो। और अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो जहाँ लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट है तो मतलब मुंबई मानी जाएगी उसकी। अब सेक्शन 12(10) है सर्विस प्रोवाइडर बोर्ड है कन्वेंसेस। अब सेक्शन 12(10) बताता है कि हम जो सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड और कन्वेंसेस क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड और बोर्ड और कन्वेंसेस, शिप, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, इन सब पे जो हम सर्विस लेते हैं, जैसे कि समझ लो कि जैसे हम एयरक्राफ्ट पे या ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन का ही समझ लो कि हमें खाने की सर्विसेज मिलती है या बहुत सारी चीज़ों की सर्विसेज मिलती है, तो उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, तो वहाँ पे जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर ऑफ डैट कन्वेंसेस होती है उसी को मानते हैं। जैसे कि हम दिल्ली से जा रहे हैं मुंबई, तो हम अगर एरोप्लेन से जा रहे हैं तो उसमें जो हमें वाईफाई की सेवा मिलती है तो हम कभी कभी एक्स्ट्रा पेमेंट भी करते हैं वाईफाई के यूज़ के लिए, तो वहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, तो हम दिल्ली से बैठे थे तो दिल्ली जो हमारी हो गई फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर ऑफ डैट कन्वेंसेस, वही हमारी हो गई प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आता है सेक्शन 12(11). ये हमें बताता है टेली कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में, मतलब कि टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, DTH के बारे में बताता है। इसमें क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, लोकेशन वेयर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस गेट द इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल और होम एड्रेस। जैसे कि अगर हम इसमें क्या होता है कि जैसे कि टेली कम्युनिकेशन सर्विस, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, DTH, तो ये जो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, लोकेशन वेयर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस गेट द इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल और होम एड्रेस, मतलब जहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है रेसिपिएंट के जगह पर तो उसी लोकेशन को हम मान लेते हैं हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल हो गया इसका कि डिश एंटीना लगता था पहले ज़माने में टीवी के लिए, तो जहाँ पे लगता था उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते थे। अब जो राउटर लगता है हमारे ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए, तो जहाँ पे लगाया जाता है रेसिपिएंट की जगह पे उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। इसमें भी कुछ सर्विसेज टाइप होता है, उसका सिनेरियो और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि सर्विस प्रोवाइडेड यूजिंग फिक्स लाइन, केबल, डिश एंटीना, लीड सर्किट, इनके द्वारा अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो वहाँ पे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, जहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है उसी लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब अगर कोई ऐसा पोस्ट पेड कनेक्शन है तो उस केस में हम जो है क्या प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, अगर हमारा सर्विस रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो उसके लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर हमारा एड्रेस नहीं अवेलेबल है तो सर्विस प्रोवाइडर के लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब तीसरा केस होता है कि प्रीपेड कनेक्शन, मतलब कि रिचार्ज करते हैं हम लोग कुछ, मतलब किसी के थ्रू रिचार्ज कराते हैं, एजेंट के या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिचार्ज करवाते हैं, या फिर हम खुद ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब हम ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं ऑनलाइन मोड से, तो हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट, मतलब जैसे कि मैं खुद अभी अपना अगर वाईफाई रिचार्ज करूँ तो ऑनलाइन, तो हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर से रिचार्ज करा रहा है, कोई कहीं और बैठा है, जैसे कि कोई किसी और स्टेट में बैठा है और रिचार्ज करा रहा है, किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करा रहा है, तो जो एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर की जो लोकेशन होगी उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर अब मतलब ऑनलाइन भी आप नहीं करा रहे हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी नहीं करा रहे हो, आप किसी अदर केस के थ्रू करा रहे हो, मतलब किसी और केस के थ्रू प्रीपेड कनेक्शन को रिचार्ज करा रहे हो, तो वहाँ पे जो हमारी सर्विस रेसिपिएंट की एड्रेस दे रखी है तो वो सर्विस रेसिपिएंट की लोकेशन को मान लेंगे हम। इन केस अगर उसकी एड्रेस नहीं दे रखी है तो सर्विस प्रोवाइडर के लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे।
अब आता है सेक्शन 12। इसमें बताता है बैंकिंग सर्विस एंड स्टॉक बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। ये क्या होता है कि बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, इसमें क्या है कि अगर जो हमारा सर्विस रेसिपेंट की एड्रेस दे रखा है, सर्विस रेसिपेंट का एड्रेस दे रखा है, तो उसका सर्विस रेसिपेंट का लोकेशन मानेंगे। और अगर उसका लोकेशन नहीं दे उसका एड्रेस नहीं दे रखा है तो सर्विस प्रोवाइडर के लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस में बहुत छोटा सा पॉइंट है कि जहाँ पे सर्विस रेसिपेंट का लोकेशन होगा उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो। दोनों बात में यही होती है कि जो सर्विस रेसिपेंट का जो हमारा लोकेशन होता है उसी को मान लेते हैं हम कि प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस जब हम किसी गवर्नमेंट को देते हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, ईच सच स्टेट और यूटी वेयर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड, मतलब हर एक वो स्टेट जहाँ जहाँ एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी जा रही है गवर्नमेंट को, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो ये हमारा पूरा सेक्शन 12 था प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, जो हमने भी डिटेल में पढ़ा। अब इस ये कुछ समरी है जो आप लोग देख लेना, तो पढ़ लेना।